नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। टॉपिक पॉइंट लिख रहा हूँ, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, ठीक है ना। मतलब निरपेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता और परावैद्युतांक। तो सबसे पहले तो ये इसके बारे में बात करने से पहले ये थोड़ा सा, ये जो परमिटिविटी वर्ड है, ये यानी कि जो विद्युतशीलता होती है, इसका मतलब पहले बता दो कि होता क्या है, इससे तुम्हें क्या समझ में आता है? क्षमता, कैपेसिटी। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे समझ में आ रहा विद्युतशीलता, थोड़ा सा इसको समझना। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक की बात हो रही है ना। अब इलेक्ट्रिक बिना चार्ज के तो आता नहीं है, यानी जहाँ चार्ज वगैरह है। और यहाँ पे शीलता का मतलब ये है कि उस चीज़ को धारण करना, मतलब उसको अपने ऊपर एक्सेप्ट करने की बात आ रही है, ठीक है ना। तो किसी भी मीडियम में, पहले इसका मतलब, बाकी वो जो बुक वगैरह में है तो वो तो फॉर्मूले वाले का पूरा दे रखा है, लेकिन अगर फीलिंग की बात आती है कि इसको अपन फील कैसे करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे क्या है, क्या ये चीज़ एक्चुअल में, तो ये क्या होती है, ये पदार्थ का एक प्रकार का क्या है, गुण है। पदार्थ यानी मैटर, ठीक है ना। या इसी की जगह पे आपको क्या बोल दिया जाएगा, मीडियम बोल दिया जाएगा। मीडियम यानी माध्यम। तो माध्यम मतलब यही होता है, मैटर का ही होता है मीडियम। जैसे पानी ले लो, वाटर हो गया, ठीक है ना। लोहा हो गया, मतलब जैसे आयरन हो गया, धातु वगैरह हो गई, वो हो गया, ठीक है ना। कांच हो गया, कोई भी पदार्थ हो, अपन उसको यहाँ पे मीडियम शब्द का यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ या मैटर या माध्यम यानी मीडियम में विद्युत को धारण करने की जो क्षमता होती है, या जो प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, या वो विद्युत को धारण करने की उसके अंदर कितना गुण है, वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, परमिटिविटी, ठीक है ना। तो किसी भी मीडियम का विद्युत का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक को धारण करने की, धारण मतलब समझ रहे हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की, ठीक है ना। कि अपन जैसे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कहीं पे विद्युत है, ठीक है ना, कहीं पे इलेक्ट्रिक है, अब अपन अगर उसके सामने किसी मीडियम को ले जाएंगे तो वो मीडियम उस इलेक्ट्रिक को कितना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना उसको धारण कर सकता है, ठीक है ना। तो धारण करने की जो क्षमता होती है, क्षमता, कैपेसिटी, या आप इसी को बोल सकते हो प्रॉपर्टी जो होती है, इसी प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। ये अपना फील करने वाला हो गया डेफिनेशन, ठीक है ना, समझने वाला। इस चीज़ को क्या कहते हैं, विद्युतशीलता। तो क्या बोलोगे, मतलब एक्चुअल पॉइंट के हिसाब से अगर इसकी डेफिनेशन बोली जाए तो क्या बोलेंगे कि किसी भी मीडियम द्वारा इलेक्ट्रिक को धारण करने की या एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी या प्रॉपर्टी होती है, वही उसकी क्या कहलाती है, परमिटिविटी, विद्युतशीलता, है ना। ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी लग गया इसी में, तो किसी भी मीडियम की अपनी एक पर्सनल प्रॉपर्टी होती है ये चीज़ का। इस नाम में इस दोनों को समझना, एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट मतलब उसकी खुद की क्या है, मतलब उसका किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, मतलब उसकी, जैसे मान लो कि अगर जब तक अपन दो लोगों को नहीं रखेंगे तो मतलब कंपैरिजन करने के लिए आप दो लोगों को खड़ा कर दोगे, तो किसी के पास कोई प्रॉपर्टी अगर है तो दोनों के पास वो प्रॉपर्टी है, बट किसी के पास ज़्यादा होगी, किसी के पास कम, तो वो तुम कंपैरिजन करके बोलोगे। लेकिन अगर मैं किसी एक अकेले को खड़ा कर दूँ, अब फिर उसकी बस बात करूँ, तो क्या उसका कंपैरिजन कर पाओगे? कंपैरिजन के लिए दो लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि नहीं होती? तो ये विदाउट कंपैरिजन वाला वर्ड है। और रिलेटिव यानी इसके रिस्पेक्ट में, एक बोल दो ना, रिलेटिव मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का, तो ये कंपैरिजन वाला वर्ड है। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब क्या हो गया, मतलब कोई अकेले मीडियम की बात कर रहे हैं, एक अकेले, उसकी अकेला मीडियम कोई ले लो बिना कंपैरिजन किए, ठीक है ना। तो अकेले मीडियम के जो ये पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की ये
पर्सनल प्रॉपर्टी। और कौन सी, वो दूसरी नहीं, यही वाली इलेक्ट्रिसिटी को धारण करने की जो प्रॉपर्टी है। तो बिना कंपैरिजन किए उस ऑब्जेक्ट का या उस मीडियम का पर्सनल कितना उसके अंदर वो क्षमता है, प्रॉपर्टी, वही क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ठीक है। परमिटिविटी को अगर देखा जाए, यानी कि विद्युतशीलता को रिप्रेजेंट करने की बात है कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ई सिंबल ई है, बट इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर? तो जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम यानी कि निर्वात जो होता है, ठीक है ना, तो इसकी जो परमिटिविटी होती है, वैक्यूम की परमिटिविटी, ठीक है ना, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर किसी मीडियम की आ जाए, वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम, माध्यम, पानी हो गया, कांच हो गया, धातु हो गया यानी मेटल हो गया, कुछ भी आ जाए, तो यानी कहने का मतलब कोई मीडियम अगर आ जाए, तो मीडियम की परमिटिविटी के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे अपन, एप्सिलॉन, यहाँ एम लिख देंगे। तो जो मीडियम रहेगा उसका यहाँ पे एक लेटर क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। जैसे एयर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए। मेटल की बात करेंगे तो क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। वाटर की बात करेंगे तो डब्ल्यू लिख दूंगा। ठीक है, समझ गए? तो ये है उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी का। ठीक है, क्लियर? अच्छा, फॉर्मूला पढ़े थे तो एप्सिलॉन तो आया था, तो फिर इसके वैक्यूम में इसकी वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये होता है इसका। वैक्यूम में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अभी इसकी यूनिट की बात की जाए तो क्या बताओगे, यूनिट इसकी कितनी होती है, यूनिट मतलब मात्रा क्या होता है? कोई इससे रिलेटेड कहीं कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, एप्सिलॉन नॉट से रिलेटेड फॉर्मूला पढ़े थे ना, ये एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अपन इससे इसकी यूनिट निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दो, फोर्स को इधर डिवाइड मिला लो, जिसका यूनिट निकालते हैं उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ करते हैं। ये तो Q1 और Q2 दोनों क्या है, चार्ज। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम का स्क्वायर, है ना। ये 4 पाई तो नंबर है कांस्टेंट, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। अब वो डिस्टेंस है तो मीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर बात करें अपन इसकी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, चार्ज है ना, चार्ज के लिए क्या यूज करते हैं, 80 स्क्वायर, ये न्यूटन किसका, फोर्स का, फोर्स के लिए MLT⁻², और है ना, ये मीटर डिस्टेंस का, इसके लिए क्या यूज करेंगे, 2। अब इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, एम कहीं पे दिख रहा है, एम और कहीं दिख रहा है, यानी एम की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो एम की पावर हो गया -1। या एक और दो कितने हो गए, 3, ऊपर ले जाऊंगा तो -3 हो जाएगा। 50, है ना, एक तो यहाँ पे प्लस में पहले से है, माइनस वाला भी ऊपर जाएगा, वो भी प्लस में जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4, T⁻+4, और फिर ये A⁻2 बच जाएगा, इसको अपन ये लिखते हैं। क्लियर हो गया? अगर ये पूछ लिया जाए कि परमिटिविटी किस प्रकार की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि है कि अदिश राशि, तो क्या बोलोगे, क्यों? ये एक गुण है, क्या है, गुण, पदार्थ का गुण, प्रॉपर्टी, कोई ये वो नहीं है, घटना नहीं है। मतलब क्वांटिटी अगर बात की जाए तो घटना नहीं है, जैसे फोर्स वोर्स हो गया तो फोर्स लगाना, बल लगाना तो घटना हो जाती है, घटित हो जाती है, वो फिनोमिना है। पर ये फिनोमिना नहीं है, ये प्रॉपर्टी है।
समझ में आ रहा है। अब प्रॉपर्टी स्केलर क्वांटिटी में ली जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कौन सी क्वांटिटी, अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें कि ये कौन सी क्वांटिटी में आएगा, किस प्रकार की राशि है ये, तो ये कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अदिश राशि है। नहीं समझ में आया। ठीक है, बताओ भाई। टाइप्स की बात करें, परमिटिविटी के प्रकार की अगर बात करें कि कितने प्रकार के हैं, इसकी टाइप्स की अगर बात करें, कितने प्रकार के होते हैं। हेडिंग में लिखा ला, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष विद्युतशीलता, और रिलेटिव यानी होता है सापेक्ष विद्युतशीलता। तो दो प्रकार की होती हैं ये। तो जरा बताओ, ये पहला वाला भी तो बता चुके थे, पहला वाला एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब क्या हो गया, मतलब कि किसी भी मीडियम की बिना कंपैरिजन किए उसका अकेले का जो परमिटिविटी होता है, यानी क्षमता। ठीक है ना, बिना कंपैरिजन का, यानी किसी भी मीडियम का पर्सनल, बार बार बोल रहा हूँ, बिना कंपैरिजन वाला, अकेला जब रहेगा। ठीक है ना, उसके रिस्पेक्ट में आप किसी के दूसरे को नहीं खड़ा करते हो जब, तब। ठीक है ना, तो किसी भी मीडियम की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, काहे की, यही विद्युत को धारण करने की। ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब अगर अपन रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें, तो ये क्या होता है, यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है, अपन को इसको किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में बताना है, किसी दूसरे के रिलेशन में बताना है। तो अब वो रिलेशन की अगर बात करें कि अपन को किसी मीडियम का किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में बताना है, तो किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, तो वो होता है यही एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। जब अपन किसी मीडियम की परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, यानी एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, यानी वायु या निर्वात की तुलना में इस माध्यम का कितना गुना क्षमता है विद्युत को धारण करने की, वो क्या कहलाती है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये समझ में आया, इसमें कंपैरिजन करना है, एक के कंपेयर में दूसरे का बताना है। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिव बताएंगे तो किसके कंपैरिजन में बताएंगे, तो वो कंपैरिजन याद रखना है कि एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में या रिस्पेक्ट में, कंपैरिजन या रिस्पेक्ट में मीडियम की परमिटिविटी यानी माध्यम की विद्युतशीलता को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। रिलेटिव परमिटिविटी को किससे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी को तो एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी मीडियम के लिए अगर बात करते हैं तो ईएम से रिप्रेजेंट करेंगे एब्सोल्यूट, लेकिन रिलेटिव के लिए क्या यूज करते हैं, ईआर बोलते हैं रिलेटिव को, ईआर से, या आप खाली ई से भी बता सकते हो। ठीक है, बट ज़्यादातर आपको कौन सा मिलेगा, ईआर, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, समझ गए, कोई डाउट यहाँ तक हो गया। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अब इसका अगर फॉर्मूला बनाने के लिए बोल दिया जाए रिलेटिव परमिटिविटी का, तो पहले तो इसका मतलब क्लियर कर लो, फिर इसके बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। रिलेटिव परमिटिविटी किसको कहते हैं, हमने क्या बोला, किसके रिस्पेक्ट में बताना है अपने को, एयर या किसी मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है ना, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है, वायु या निर्वात की तुलना में किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका रिलेटिव परमिटिविटी यानी सापेक्ष विद्युतशीलता। तो अब जरा बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा,
मान लो हमें किसी मीडियम की परमिटिविटी निकालना है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है, तो ई आर इज इक्वल टू क्या आपका फॉर्मूला बनेगा इसका? रिलेटिव किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी परमिटिविटी कहाँ रखते हैं? नीचे, है ना। और जिसका बताना होता है उसको कहाँ रखते हैं? ऊपर, है ना। यानी कि किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी जो होगा वो क्या होगा? मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी और डिवाइडेड बाई किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं? एयर या वैक्यूम। तो एयर या वैक्यूम की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ये यहाँ से डेफिनेशन भी बन जाएगी इसकी, इसके टर्म में। बेसिक वाला तो ध्यान रखना है। अब जो फॉर्मूला आप जिस टर्म में निकाले उस टर्म के फॉर्म में क्या डेफिनेशन बनाओगे? तो किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एयर या वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी के रेशियो के इक्वल होता है। भाई दोनों का रेशियो ना बनाए हो, तो ये इनका रेशियो किसके बराबर है? मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। समझ गए? तो किसी भी माध्यम का सापेक्ष विद्युतशीलता जो होता है उस माध्यम की जो निरपेक्ष विद्युतशीलता और बाह्य निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर है। ठीक है, ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना, माध्यम का सापेक्ष विद्युतशीलता, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर, मतलब कि निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये तो अपन का ये बेसिक वाला फॉर्मूला हो गया, मतलब डेफिनेशन। और ये रेशियो वाला जब बनाओगे तो रिलेटिव परमिटिविटी का परमिटिविटी के ही टर्म में जो डेफिनेशन बोलोगे तो रेशियो करके बोलोगे। ठीक है, देखो एक डेफिनेशन तो इसी के टर्म में आप बना लिए रिलेटिव परमिटिविटी का, कि किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि किसी भी माध्यम का जो सापेक्ष विद्युतशीलता होता है वो माध्यम यानी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी और वैक्यूम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी के रेशियो के इक्वल होता है, यानी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और बाह्य निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये तो अपने को साफ साफ इसमें जो दिख रहा वही डेफिनेशन बना दी। अभी इसी को थोड़ा सा और फील करो। जैसे मान लो कि मैंने एक नंबर ले लिया दोनों का, ठीक है ना, इसका मैंने नंबर ले लिया 8 और इसका मान लो मैंने नंबर ले लिया 4। तो अब जरा ये बताओ कि अगर अपन इसका कंपैरिजन इससे करते हैं तो क्या कंपैरिजन निकल रहा है? हाँ, मतलब 8 जो है वो 4 का कितने गुना है? तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं ना रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, कि किसी भी मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो उस मीडियम की जो सापेक्ष तो जो सॉरी मतलब ये क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी एयर के रिस्पेक्ट में, एयर या वैक्यूम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में कितने गुना ज़्यादा है, ये बताता है। समझ में आया कि ये क्या बता रहा है? अब जैसे मान लो मैंने किसी भी मीडियम का मान लो ई आर मैंने दे दिया, जैसे मान लो मैंने पानी का रिलेटिव दे दिया कितना, मान लो है 80, होता भी है ये वैल्यू है पानी का। पानी का रिलेटिव परमिटिविटी हमने कितना दे दिया, इसका मतलब बताओ क्या है? ये वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी मैंने दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब ये है ये जो वैल्यू आ रही है ये कट के ना आई होगी, मैंने एक ही सिंगल वैल्यू ने दे रखा है। तो इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकालते हैं? पानी का रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के लिए पानी की जो परमिटिविटी होगी कौन सी वाली, एब्सोल्यूट को, उसको डिवाइड करेंगे किसके एब्सोल्यूट परमिटिविटी से, एयर के। तो कट के कितना आ रहा, 80। इसका मतलब क्या हुआ, पानी का जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो एयर के एब्सोल्यूट परमिटिविटी का कितने गुना है, 80 गुना है। ये बता रहा है, यानी ये अब जिसका भी रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा
तो उसको डायरेक्ट आपको इसी तरीके से बोलना है कि वो एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितने गुना है। अभी जैसे मान लो हम किसका दे देते हैं, ये पानी का है, ठीक है ना। अभी ग्लास की अगर अपन बात करें, कांच का, तो ग्लास की कितनी होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जो होती है सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी, वो होती है कितनी, 5 पॉइंट के समथिंग होती है, एग्जैक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी वाली परमिटिविटी, एब्सोल्यूट। ग्लास की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो एयर के एब्सोल्यूट परमिटिविटी का 5 गुना है। ये है, समझ गए, जो कट के 5 आ रहा है इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे ग्लास की। लेकिन जब कंपैरिजन करके बोलोगे तो क्या बोलोगे, ये इन दोनों को काट के 5 आया है ना, तो इसका मतलब जो ग्लास की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, यानी कि जो निरपेक्ष विद्युतशीलता है, वो एयर या वैक्यूम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी का कितने गुना है, 5 गुना। ऐसा समझ गए। तो मेटल की अगर बात करें, कोई भी मेटल हो, धातु, तो मेटल की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है इनफाइनाइट, अनंत। इसका मतलब क्या हुआ, के रिस्पेक्ट में अनंत गुना। अब इसको अनंत ना बोल के ये बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जो मेटल होता है, यानी जो धातु की रिलेटिव परमिटिविटी होती है, यानी निरपेक्ष विद्युतशीलता, वो एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में, ये जो इन्वायरमेंट है इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक है और उसके सामने तुम अगर मेटल को ले गए, तो वो कोशिश करेगा कि वो पूरी तरीके से वो अपने पूरे बॉडी में क्या कर ले, वो इलेक्ट्रिक को क्या कर ले, एब्जॉर्व कर ले, धारण कर ले उसको। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है। ये जो आप रिलेटिव परमिटिविटी निकाले हो, इसी को डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। इसको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। और रिलेटिव परमिटिविटी को ई आर से, यानी कि के इजिकल टू ई आर है, तो ई आर इजिकल टू ई एम अपॉन ई नॉट निकला है, सॉरी एप्सिलॉन, तो के भी यही ना बन जाएगा भाई। ई आर इजिकल टू क्या है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अपन ई आर ही क्या है, के है। रिलेटिव परमिटिविटी को ही क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी के को फार्मूला भी क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। तो ये जो आप वैल्यू लिखे हो ना रिलेटिव परमिटिविटी को, तो ये कभी कभी क्वेश्चन में रिलेटिव परमिटिविटी ना बोल के ये बोल देगा कि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है 80, तो वो समझ जाना ये जो आप जितनी भी वैल्यू बताए हो ये सब क्या है, इन्हीं को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। यानी कि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 80, कांच का कितना है, 5, मेटल का कितना है, इनफाइनाइट। तो रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकता है और इसकी जगह वो ये भी बोल सकता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि परावैद्यता। जो कूलाम का नियम पढ़े थे, ठीक है ना, दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में, Q1 और Q2। तो अभी मान लेते हैं कि ये जो दोनों चार्ज रखे हुए हैं, ये इन दोनों के बीच में एयर है अभी, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब एयर है, ठीक है ना, मतलब कोई दूसरा मीडियम नहीं है, अभी खाली एयर बता इनके बीच में, ठीक। अब अगर हमें ये पता करना है कि किसी मीडियम में, जैसे पता करना है कि किस मीडियम में विद्युत को धारण करने की क्षमता ज़्यादा है, किसमें कम है, ये पता करना है। कूलाम के नियम से अपन फोर्स वगैरह तो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर अपने को ये पता करना है कि किस मीडियम में विद्युत को धारण करने की या जो क्षमता होती है वो ज़्यादा है और किसमें कम है, ये पता करना है। तो जरा बताओ, अगर मैं इसके बीच में कोई मीडियम लाता हूँ, अभी समझना इसके बीच में कुछ भी नहीं है, एयर बस है, तो इसका जो प्रभाव होगा और इसका जो अपने चारों ओर का प्रभाव होगा, उसके कारण ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। मान लें इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, एफ है, ए मान लेता हूँ, एयर है तो एफ ए मान लेता हूँ। अब यही चार्ज अपन क्या ना चार्ज चेंज करना है, ना आवेश को बदलना है, ना उनके बीच की दूरी चेंज करनी है, केवल क्या चेंज करना है आपको, उनके बीच का मीडियम माध्यम बस चेंज करना है, ठीक है ना। तो चार्ज यही है, Q1 और Q2 ही ले रखे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस भी उतना ही लेना है,
आर डिस्टेंस ही लेना है बस। अब जो मीडियम है वो मान लो आप कोई भी वाटर मान लो, पानी पूरा ना पीना, ठीक है। इसके बीच का फोर्स मान लेता हूँ क्या है, एफ डब्ल्यू, या कोई भी मीडियम अगर लेते हो तो या फिर हम लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये बताओ, इस इसको देखकर, ये दोनों की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसको देखकर तुम कैसे बता पाओगे कि किस मीडियम का परमिटिविटी यानी कि विद्युत को धारण करने की क्षमता ज़्यादा है, किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है, वो तुमको थोड़ी पता है। तुम फोर्स से देख के कैसे बताओगे? हाँ, हम वही तो पूछ रहे हैं कि तुम कैसे पता करोगे कि किसकी रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा है किसकी कम है, एयर और वाटर में। ये अभी वो वैल्यू तुमको याद हो चुकी है, उसको नहीं मैं बोल रहा हूँ, इससे बताओ फोर्स से। ये तुम्हारे पास फोर्स है ना, गुलाम के नियम से फोर्स अपन निकालते हैं, तो हमारे पास एयर जब इन दोनों के बीच में था तब का फोर्स पता है, और वाटर जो है उसके बीच का भी फोर्स पता है जब हमने वाटर रख दिया। एयर वाले का जो फोर्स आ रहा है वो वाटर वाले के फोर्स से ज़्यादा है, मतलब जो वाटर वाला है जब इनके बीच में पानी आ गया था तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो एयर के रिस्पेक्ट में कम आ रहा है। तो अब जरा इनके ये बताओ कि इन दोनों में किसकी रिलेटिव परमिटिविटी, विद्युतशीलता यानी विद्युत को धारण करने की क्षमता किसके पास ज़्यादा है, फोर्स के बेस पे कैसे बताओगे? फिर से बोलूँ, एयर है, ये चार्ज है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक दूसरे के प्रभाव के कारण लगाते हैं। इसके चारों ओर का जितना प्रभाव होगा और इसके चारों ओर का जितना प्रभाव होगा वो दोनों इफेक्ट एक दूसरे पर प्रभाव डालेंगे, उसके कारण इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इनके बीच में एक मीडियम ला के रख दिया, वही चार्ज उतनी ही दूरी पर ये रखे हैं, लेकिन अब इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो एयर के रिस्पेक्ट में कम आ रहा है। तो इस मीडियम के बारे में तुम क्या बोलना चाहोगे, क्या समझ में आ रहा है तुमको कि इसकी जो परमिटिविटी है वो इससे क्या है, ज़्यादा होगी कि कम होगी, वाटर की एयर? अच्छा ये बताओ फोर्स क्यों कम हो गया? इसके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो जो कम हो गया वो क्यों कम हो गया होगा? क्योंकि इनके बीच का प्रभाव कम हो गया होगा, इफेक्ट एक दूसरे पर इफेक्ट डाल रहे थे। ये चार्ज है, चार्ज के चारों, जहाँ चार्ज है वहीं इलेक्ट्रिक होता है, ये तो पता है ना, जहाँ आवेश होता है वहीं विद्युत होता है। तो ये अपने विद्युत का प्रभाव इस पे लगा रहा था, ये अपने विद्युत का प्रभाव इस पे लगा रहा था। तो अगर बीच में हमने मीडियम रख दिया तो सीधे इसका मतलब ये है कि ये अपना प्रभाव वहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं लगा पा रहा, ना ये इस पे अपना प्रभाव दिखा पा रहा है अच्छे से। इतना तो समझना ना कि फोर्स कम क्यों हो गया होगा, एक दूसरे पर जो प्रभाव इफेक्ट जो पड़ रहा था वो कम हो गया। अब वो इफेक्ट किसकी वजह से कम हुआ? पानी की वजह से। क्यों कम हो गया होगा? इस बीच में डिस्टेंस उतना ही है, क्या उतना ही है, इसलिए कम हो गया क्योंकि यहाँ पे इनके विद्युत को एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो बीच में पानी आ गया है तो इसने जो इसका प्रभाव यानी विद्युत जो बन रहा था वो किसने, पानी ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ये उसने धारण कर लिया उसके बीच में। तो इनका एक दूसरे पर प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए फोर्स कम हो गया। समझ गए? यहाँ पे धारण करने की क्षमता, एयर में इलेक्ट्रिक को धारण करने की क्षमता कम थी, तो ये अपना प्रभाव दोनों एक दूसरे पर पहुंचा दे रहे थे, तो फोर्स लग रहा था। लेकिन बीच में जो मीडियम आ गया जिसके पास विद्युत को धारण करने की क्षमता है, तो उसने इसके विद्युत यानी उसके प्रभाव को उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, इफेक्ट को उसने अपनी तरफ खींच लिया। तो ये दोनों एक दूसरे पर प्रभाव क्या कर रहे हैं, उस तरीके से पहले के कंपेरिजन में कम लग रहा है, इसलिए उनका फोर्स, जिनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो गया, कम। तो फोर्स और परमिटिविटी में कैसा रिलेशन आ रहा है? इन्वर्सली आ रहा है ना, मतलब जिसके पास, जिस मीडियम के पास इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक को धारण करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, वो जिन दो चार्ज के बीच में आप लाके उस मीडियम को रख दिए, उनके बीच में लगने वाले फोर्स को उतना ही वो क्या कर देगा, कम कर देगा। आई बात समझ में? यानी कि जो फोर्स होता है वो परमिटिविटी के क्या होता है, इन्वर्सली होता है। जो जितना ज़्यादा अपने पास इलेक्ट्रिक को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, वो दोनों के ऊपर लगने वाले प्रभाव को उतना ही क्या कर देगा, कम कर देगा, यानी फोर्स उतना ही क्या हो जाएगा। तब एक क्वेश्चन है, जरा ये बताओ कि अगर मैंने इन दोनों चार्ज के बीच में क्या रख दिया, मेटल रख दिया, क्या रख दूँ मैं, मेटल, मीडियम के रूप में, माध्यम के रूप में मैं धातु को रख दूँ, तो जरा बताओ कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? जीरो लगेगा ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब वो जो विद्युत है वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, वो पूरी तरीके से। जब पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसका प्रभाव पूरा क्या कर लिया, पहुंचने ही नहीं दिया वहाँ तक, दोनों इनके विद्युत को क्या कर लिया, वो खुद एब्जॉर्ब कर लिया, ये इसका प्रभाव वहाँ और उसका प्रभाव इसके पास नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसका मतलब इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर आप बीच में मीडियम के रूप में अगर आप क्या ले लोगे, मेटल ले लोगे, धातु, तो इसकी एप्सिलॉन परमिटिविटी जो होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट, जो लिख देते तो है बोल दीजिए मेटल की कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो अगर मेटल रख देंगे दो चार्ज के बीच में तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ये तो पूरा फीलिंग वाला हो गया, समझ के करने वाला। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अभी इसी चीज़ को फॉर्मूले से समझेंगे कि फॉर्मूले में कैसे इस चीज़ को बताया गया है। आई बात समझ? अच्छा ये बताओ, ये जो फोर्स और रिलेटिव परमिटिविटी का तो मान लो समझ गया कि दोनों एक दूसरे के, एब्सोल्यूट ले लो चाहे रिलेटिव ले लो, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए बोला जाए, ठीक है ना, तो उसमें कैसे रिलेशन निकालोगे? ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसी को क्या बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो चलो भाई फॉर्मूला जो आप बनाए थे अब उससे भी समझ लेते हैं, जो रिटर्न करने के लिए आता है, ठीक है।
तो देखो मान लेते हैं दो चार्ज हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है R, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है एयर, लगने वाला फोर्स क्या है Fa। तो कूलाम के नियम से Fa इक्वल टू 1/4 पाई, एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, ठीक ना, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अपन मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब यही क्या करना है आपको, सेम चार्ज लेना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या रखना है आपको, सेम ही रखना है, बस मीडियम आप क्या कर दो, चेंज कर दो, कोई भी मीडियम आप यहाँ पे क्या कर लो, रख लो। इनके बीच में लगने वाला फोर्स मान लेता हूँ क्या है Fm, कोई भी मीडियम, जो भी आप मीडियम रखना चाहो। तो अब इसका जरा बोलो क्या लिखोगे, Fm इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब फर्स्ट और सेकंड को क्या करा दो, डिवाइड, ठीक है ना, यानी फर्स्ट को सेकंड से अपन क्या करा देते हैं, डिवाइड। तो जैसे ही डिवाइड कराओगे तो इधर तो मान लो अपन ले लिए Fa अपॉन Fm। अब इधर देखो जरा राइट साइड में 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल, इसका बचेगा 1/ε0, इसका बचेगा 1/ε m, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसको लिखोगे 1/ε0 अपॉन 1/ε m, तो जरा ये बताओ क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ना, ये वाला बटे के बटे में तो ऊपर चले, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा εm अपॉन ε0, Fa अपॉन Fm, ठीक है। ये अब इसी को क्या बोलते हैं, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ER लिख लो चाहे K लिख लो, तो इसके पहले आपने K लिख लो चाहे ER लिख लो, इसके पहले आपने K या ER का डेफिनेशन जो बताया था वो किसके फॉर्म में बताया था, E के ही फॉर्म में बताया था। अब यहाँ पे फोर्स के फॉर्म में जरा डिफाइन करो इसको थोड़ा सा, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, बार बार बोल रहा हूँ दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ना। इसको फोर्स के फॉर्म में जरा डिफाइन करो कि क्या परिभाषा बनाओगे इसकी। चलो अच्छा ये बताओ, अगर मान लो इसकी वैल्यू की बात की जाए, K की वैल्यू की बात की जाए, इसका पॉइंट, तब देखो जो K का मान है, अब ये बताओ इन दोनों में से किसका फोर्स ज़्यादा या कम होगा। मीडियम वाले में जैसे ही दो चार्ज के बीच में मीडियम आ जाता है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, कम। अब इसके फॉर्मूले में ऊपर किसका फोर्स है, एयर में जब रखा रहेगा तब का फोर्स, और नीचे कौन है, मीडियम में रखे हुए चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। तो एयर में जब रहेंगे दो चार्ज, उनके बीच में लगने वाला फोर्स जब मीडियम आ जाता है तो उससे ज़्यादा होता है ना। तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली छोटी, तो K का मान बताओ कैसा आएगा, एक से बड़ा, एक से छोटा, या एक के बराबर। ये ऊपर वाली वैल्यू इससे नीचे वाले से बड़ी है तो एक बार भी भाग नहीं जाएगा क्या, एक से बड़ी आएगी ना। और अगर मीडियम का और एयर में लगने वाला फोर्स दोनों अगर सेम हो जाए तो बराबर आ जाएगा। तो एयर के लिए जो होता है तो वो तो मान लो ठीक है, बस लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा जो होगी वो एक से क्या आएगी, बड़ी आएगी। किसी भी मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो हमेशा एक से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। क्यों, क्योंकि एयर में जब रखे रहेंगे दो चार्ज तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऊपर है, अब मीडियम में रखे उसी चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जो है वो नीचे है, पर मीडियम के आ जाने की वजह से फोर्स क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसकी वजह से ऊपर वाला फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा, और नीचे वाला छोटा। तो जब छोटे से बड़े वाले को डिवाइड करोगे तो सीधी सी बात है कि एक से बड़ी वैल्यू आएगी। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है वो हमेशा एक से क्या होगी, बड़ी आएगी। आई बात समझ में, यानी रिलेटिव परमिटिविटी बोल लो या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक हमेशा एक से बड़ा होगा, ठीक है। बाकी माध्यम का परावैद्युतांक और माध्यम में लगने वाला फोर्स
के बीच में अगर रिलेशन निकालोगे तो कैसा आ रहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। तो फोर्स किसी भी मीडियम में लगने वाला, मीडियम में रखे फोर्स और उसका परावैद्युतांक दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डाइलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है।